welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. क्या बताएंगे कि ये मोदी जी के खिलाफ है या विपक्ष के खिलाफ है? और ये तो लगातार बात कही ही जा रही है कि भाई अगर धूप की वजह से, अगर कुछ दूसरे वजहों से थोड़ा बहुत अगर कमी आ भी रही है तो वो अंडरस्टूड है। और ये बात मैं शुरू से कहता रहा हूँ, पहले चरण से कहता रहा हूँ कि एक संतुष्टि का भाव है लोगों में कि मोदी जी तो आ ही रहे हैं, तो वो जो संतुष्टि का भाव है। और पहले चरण में ये पता भी लगा था, जो शुक्रवार पड़ रहा था, हालांकि दूसरा भी शुक्रवार ही पड़ रहा था, कि लोग जो है अपना गाड़ियां लेकर के, परिवार को लेकर के छुट्टियां मनाने के लिए निकल गए थे। लेकिन दूसरे चरण के बाद से वो टेंडेंसी थोड़ी कम दिखाई दे रही है। उस तरह की खबरें कम से कम अब नहीं आ रही हैं। तो या तो इसकी वजह ये रही हो कि उनको दिखाई दे रहा हो कि भाई कहीं दूसरा खतरा जो है वो हमारे सिर पर ना बैठ जाए आकर के, तो इसलिए लोग थोड़ा सतर्क हुए हैं और अपने दड़बों से निकल करके अब उन्होंने लाइन लगानी शुरू की है। पर मुझे लग रहा है कि ओवरऑल लगभग फिगर वहीं रहेंगी। अब पहले और दूसरे चरण में 2.5% 3% का अंतर थोड़ा है, लेकिन तीसरे चरण में तो सुधार दिखाई दे रहा है हमें ज़्यादा जगहों पर। गुजरात में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। और महाराष्ट्र में जो दिखाई दे रहा था उससे बढ़ गया है। इन 11 सीटों का मतदान प्रतिशत 58.25 था और इस समय जो दिख रहा है वो है 60.78। हाँ, तो ये इसका मतलब बढ़ गया है। मैं 6 बजे मैंने जब चेक किया था तो 55% के आसपास था उस समय। तो इसका अब ये मतलब महाराष्ट्र में 60.78 भी ठीक दिखा रहा हुआ। है। यस, और मैं यस। आपको बताऊं, अब नागराजन जी से पूछेंगे, सबसे जो अधिक आश्चर्यजनक जो टर्नआउट दिख रहा है वो कर्नाटका में भी दिख रहा है। कर्नाटका में 68.7 टर्नआउट था इन 14 सीटों में। इस बार ये 69.5 ऑलरेडी है। नागराजन जी, हाँ जी, आपका क्या मैं तो निष्कर्ष है? ट्रैक नहीं किया हूँ। कर्नाटक में क्या है, एक वहाँ से जमीनी स्तर से जो फीडबैक आ रहा है, वहाँ थोड़ा बीजेपी को दिक्कत है कुछ सीटों पर, जैसे गुलबर्गा है, रायचूर है, जो कल्याण कर्नाटक में कुछ जगह पर, और यहाँ मुंबई कर्नाटक में भी चिक्कोडी वगैरह में भी थोड़ा दिक्कत है उनको। टर्नआउट के बारे में हमने हमारा जो कंपनी में एक असेसमेंट किया था पहले, उसमें क्या है, जब जब ये विमेन वोटर्स का जो बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लेते हैं तब हिंदुस्तान में बदलाव होता है। जब 14 में मोदी जी आए थे तब 10% विमेन वोटर केम आउट एंड वोटेड, और लगभग 6% 7% men voters came out and voted. But we have actually assessed and moderated उसको किया है। इस बार पिछली बार भी men voters का केवल 0.02% अधिक था 19 में। 14 के मुकाबले 19 में men voters का केवल 0.02% है, लेकिन विमेन वोटर्स का तो उस समय भी लगभग आपको 2% इजाफा हुई थी। 2% हायर था वो 19 में भी। इस बार भी हमारा असेसमेंट है पहले से 2% अक्रॉस इंडिया विमेन वोटर्स का अधिक वोट होने वाला है करके, और मेन वोटर्स का जो पुरुष वोटर्स का वैसे ही वो 67 में ही रहेगा करके, आगे पीछे नहीं होगा करके हमारा असेसमेंट था। लगता है ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि आपको 1 से 1.25 या 1.5% तक आप फैक्टरिंग करेंगे तो इलेक्टोरेट में जो इजाफा होती है हर साल हर चुनाव में, उससे क्या है, 1% कम होने से भी पुराना जो 1 या 1.5% कम होने से भी पुराना जैसे ही वोट हो जाता है आपको एब्सोल्यूट वोटिंग का। यदि अप टू 3% एक्चुअली यू कैन मैनेज विक्ट्री, you can manage. It is not actually a difficult thing to manage the victory. But
up to 1.5%, 1.25 to 1.5% actually. If there is a turnout, actually the slide in the turnout, that's not going to affect it. You can consider it as the same votes have polled. इस बार हमारा कर्नाटक के बारे में मुझे अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन कर्नाटक में कुछ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ना, मैं आपको दे रहा हूँ जानकारी। नहीं वही मैंने अपने हिसाब से तो मैं 5 सीट वहाँ फंसी हुई है करके पहले से हमारा आकलन था उसमें, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ काम करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट अभिषेक जी के पास है, उनकी टीम कर्नाटका में थी, तो वो बताएंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट कर्नाटका से क्या है। सर, बेल्लारी में श्री रामुल फंसे हुए हैं ई तुकाराम के अगेंस्ट में। चिक्कोड़ी में अन्ना शंकर झोले हैं। रामुलू तो खिलाफ में है इस बार जी। बी श्री रामुल बीजेपी से है सर। ई तुकाराम चिक्कोड़ी में। और मैंने सोचा बेल्लारी की बात कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा हावेरी में भी, वैसे हावेरी में ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन इको जो आ रहा है बसवराज बोम्मई थोड़े मार्जिन से जीत जाए, एज पर हैं, लेकिन थोड़ा इतना कम नहीं होना चाहिए था, ये ठीक नहीं है। रायचूर में राजा अमरेश्वर नायक खड़े हैं और जी कुमार नाइक उधर से खड़े हैं, दोनों सेम हैं, लेकिन रायचूर में भी मुकाबला टाइट है। एज हालांकि बीजेपी को है। तो कुल मिला के मैं नागराजन सर से सहमत हूँ। 4 सीट का हम भी मान के चल रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान है। 22-23 के आसपास बीजेपी समवेयर कर्नाटका में सर अटकती हुई नजर आ रही है सर। ये सर एक और बात बोलूंगा सर, इसके पहले आप कुछ बोले। चिंतामणि सर का एक ओपिनियन पोल आया था, आई थिंक जनवरी में या दिसंबर या नवंबर में, कर्नाटका को लेकर के जब लोकसभा की बात हो रही थी। उन्होंने एग्जैक्ट सर यही नंबर 6 महीने पहले भी दिया था। ये सरप्राइजिंग है कि 6 महीने बाद भी बीजेपी ने अपने चेंजेस नहीं किए स्टांस में, और वहां का कैडर एक बार फिर से काफी शिथिल रहा। ये थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा है, खास करके तब जब बहुत ज्यादा रॉ उठा उस जेडीएस के एमपी को लेकर के। हालांकि बीजेपी ने आखिरी मोमेंट में कहा ये सब कांग्रेस की वजह से हुआ, क्योंकि कांग्रेस के ही वो सांसद माने जाने चाहिए, जेडीएस के नहीं माने जाने चाहिए, पर फिर भी वो ठीक नहीं है उस प्रकार की चीजें। जी, तो अब हम चलते हैं ओंकार जी के पास। ओंकार जी, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें यादव लैंड की सीटों में पोलिंग हो रही थी। यादव लैंड की सीटों में आप क्या देखते हैं? अगर यहाँ से 4-5 सीटें हैं या कम से कम 3-4 सीटें अगर निकाल नहीं पाए अखिलेश बाबू, तो फिर सुपड़ा साफ है। नहीं संजय जी, कहाँ से निकालेंगे 3-4 सीटें? उनको संभल से, फिरोजाबाद से, मैनपुरी से बहुत आशाएं थी, और वो देख रहे थे कि कुछ एटा हाथरस में भी हाथ मार ले। देखिए, पिछली बार उल्टा करने की कोशिश कर रहे थे। पिछली बार इन 10 में से 8 सीटें बीजेपी के पास थी जी, और इस बार इन 10 में से 5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती जी ने 5 मुस्लिम कैंडिडेट फंसा दिए हैं। अब आप संभल में देखिए, 16 अली जो है बीएसपी के लड़ रहे हैं, बदायूं में मुस्लिम खान लड़ रहे हैं, एटा में मोहम्मद इरफान लड़ रहे हैं, फिरोजाबाद में चौधरी बशीर लड़ रहे हैं, आंवला में आबिद अली लड़ रहे हैं, और केवल एक मुस्लिम कैंडिडेट ये संभल में दिया है समाजवादी पार्टी ने। बाकी 3 यादव रिश्तेदार उनके अपने, एक डिम्पल, एक अक्षय और एक इनके सुपुत्र क्या नाम, शिवपाल के, जिनका फोटो बड़ा वायरल हुआ था लड़कियों के साथ में कि जी मेरा एक कॉलेज के समय का, मेरी जवानी का है, मेरे उन दिनों का है। तो आदित्य। तो ये जो इस बार की जो वेव है और इस बार का जो समीकरण है कुल मिलाकर के इन 10 सीटों का, उसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कि इनकी 3-4 सीटें हैं, बल्कि जो अभी चर्चा हो रही थी मैनपुरी की, जिसको लेकर के अभिषेक जी कह रहे थे कि शायद कुछ मार्जिन से वो निकाल ले जाएं डिम्पल, और मुझे लगता नहीं है कि वहाँ भी कोई कंफर्टेबल पोजीशन में समाजवादी पार्टी है। तो इन 10 में से 8-9 सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा।
बीजेपी ने जहां उनको थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, जैसे बरेली में 7-8 बार के सांसद गंगवार साहब को हटा करके एक और दूसरे गंगवार को ले आए, इसी तरीके से 1-2 सीटों पर और उन्होंने थोड़ा सा जो है चेंज किया है और रणनीति जो है वो थोड़ी सी बदली है, अलग अलग जो समीकरण थे उनको देखते हुए। तो मुझे लग ये रहा है कि मायावती ने जो खेल किया है, अगर थोड़ा बहुत भी वो कामयाब हो गई तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें आएंगी। और अगले चरण में तो, चौथे चरण में तो अखिलेश भैया भी आने वाले हैं, कन्नौज वाली सीट भी आ रही है। कन्नौज की सीट आ रही है।